Assalamu alaikum students. Today's agenda is your experiment number 9 for your digital logic design lab work, and the title of this experiment is to design a circuit with the 4x1 multiplexer, 2x4 decoder and a 4x2 encoder. Now before I move on to describing that how you are going to design all of these circuits, there is an essential requirement that you have to understand that what is a multiplexer, a decoder and an encoder. So I will not be explaining by the slides, although I have provided the required material in these slides, and I will provide this to you as well. And the important thing that you need to know is that we will be requiring a 3 input AND gate in this experiment, and the IC number for this gate is different. So we will see about this later. So let's move on to the blackboard. Okay. The first thing that you can see here, that a multiplexer has been defined. Now what is a multiplexer? Multiplexer is actually a device that facilitates the operation of multiplexing. Now what is multiplexing? Multiplexing, it actually describes the operation of sending one or more analog or digital signals over a common transmission line at different times or speeds, जैसा यहाँ पर mentioned है. Now multiplexing operation को बेहतर इस तरह से understand किया जा सकता है that for example we have a different set of informations that are needed to be transmitted over a single transmission line. For example, एक telephone line की अगर हम example लेते हैं, एक analog telephone line है जिसके अंदर multiple users हैं जो को communicate करना चाह रहे हैं with the end users. Now उसमें problem क्या होती है? उसमें problem ये होती है that if एक से ज़्यादा एक user communicate कर रहा है with the receiver. मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें एक यूज़र है U1 और एक रिसीवर है R1. U1 और R1 आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और इन दोनों ने ये ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है. बट हाउएवर another user 1 is user 2 is trying to communicate with the receiver 3, right? And they are trying to communicate over the same transmission line, but problem ये है कि that this transmission line has already been occupied with the user U1 and R1. Similarly, अगर एक और user है U3 and it is trying to communicate with the receiver R2, then तब भी प्रॉब्लम सेम है दैट ये ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी ऑन होल्ड है ड्यू टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र 1 एंड रिसीवर 1. अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूटिलाइज करते हैं. मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज व्हाट दैट इट एक्चुअली डिवाइड्स और स्प्लिट्स द ट्रांसमिशन लाइन इन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज. हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कौन सी अप्लाई करना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो के ऊपर. फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है. फॉर एग्जांपल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑल्सो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो इसके अंदर हम करते क्या है कि हम ट्रांसमिशन लाइन को एक्चुअली स्प्लिट कर लेते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड इन पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर हम असाइन या एलोकेशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिवीजन या इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ या टाइम डोमेन के अंदर इस यूज़र को अलाउड है टू कम्युनिकेट विद एनी रिसीवर ही वांट्स टू.
फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइम डिवीज़न TDM की अगर हम बात करते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन को डिफरेंट टाइम चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर लेते हैं और हम उन टाइम स्लॉट्स को एलोकेट कर देते हैं टू डिफरेंट यूज़र्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 को हम एलोकेट कर रहे हैं टाइम स्लॉट 1, एंड टाइम स्लॉट 1 का ड्यूरेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिली सेकेंड्स। तो 10 मिली सेकेंड्स में वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। सिमिलरली यूज़र 2 ने एट द सेम टाइम अगर ट्रांसमिशन करनी है तो उसको टाइम स्लॉट 2 असाइन हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन सेम होगा 10 मिली सेकेंड्स। बट हम करते क्या है कि यूज़र 1 का डेटा अगर 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली हम उसको मल्टीपल टाइम स्लॉट्स असाइन करेंगे। तो T1 इसको असाइन होगा, T5 लेट से इसको असाइन है, इसी तरह T10 में भी इसको असाइन हो। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली डू इट। दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द ट्रांसमिशन line is actually divided into different parameters. Similarly हम frequency division multiplexing में ये करते हैं कि हम सेम ट्रांसमिशन लाइन को बेस्ड ऑन इट्स बैंडविड्थ हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर लेते हैं, एंड वी असाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू डिफरेंट यूजर्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, दैट हमने एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग को अचीव करना है यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर डिवाइस और अ मक्स डिवाइस। मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में मक्स भी बोलते हैं। तो हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो कि मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म कर रहा होगा। Now what is a multiplexer? It is a combinational logic circuit designed to switch one of several input lines through a single common output line by the application of a control signal. अब इसको हम थोड़ा सा बेहतर व्यू में हम देख लेते हैं कि लेट्स से वी हैव अ मक्स डिवाइस। इसके अंदर इनपुट लाइंस हैं, n इनपुट लाइंस हैं फॉर एग्जांपल। तो आउटपुट पे ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। आउटपुट पे एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम इनपुट में से किसी एक डेटा लाइन को या किसी एक एड्रेस लाइन को हम ट्रांसमिट कर देते हैं ऑन दिस सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। नाउ मल्टीप्लेक्सर ये चीज़ कैसे डिसाइड करेगा दैट हमें कौन सी वाली इनपुट को ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डालना चाहिए। आपके पास है n इनपुट लाइंस हैं और n इनपुट लाइन में से एट अ टाइम, एक टाइम के ऊपर एक ही ट्रांसमिशन लाइन जो है, एक ही डेटा या एक ही चैनल जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। बट ये डिसाइड ये कैसे करेगा? ये डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द कंट्रोल इनपुट्स। ये कंट्रोल इनपुट्स हम एक सेपरेट चैनल्स के ज़रिए अप्लाई करते हैं। ये इनपुट्स या ये कंट्रोल सिग्नल्स या ये एक ऐसा कोड है जो कि ये डिसाइड करेगा दैट विच ऑफ द इनपुट्स मस्ट बी सेलेक्टेड टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन एट दिस पर्टिकुलर टाइम या एट दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, या इस पर्टिकुलर स्पेस डिवीजन के अंदर कौन सी इनपुट जो है, ये इनको हम लाइंस भी कह सकते हैं, इनको हम यूज़र्स भी कह सकते हैं, U1 अप टू UN। ये डिपेंड्स अपॉन हम किस सिनेरियो के अंदर मल्टीप्लेक्सर को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनको हम या फिर इनको सेलेक्ट लाइंस भी बोलते हैं। ये सेलेक्ट लाइंस जो हैं ये डिसाइड करेंगी। तो इनिशियली आई टोल्ड यू दैट आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम किस तरह की होगी। ये एक 4x1 मक्स है। अब मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो है दे शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी आपके पास इनपुट लाइंस जो है वो आपके पास 2n होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ऑड नंबर होगा तो वो
आप मल्टीप्लेक्सर नहीं बना सकेंगे इसलिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, या सेकंड आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, दैट नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस जो है या नंबर ऑफ कंट्रोल इनपुट्स जो हैं वो क्या होंगी, दे विल बी इक्वल टू n। सो 4x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर 4 मल्टीपल ऑफ 2 ही है, 2 रेज़ टू पावर 2 होता है एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू 4। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स कि पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, दैट आपके पास n या नंबर ऑफ कंट्रोल सेलेक्ट लाइंस या कंट्रोल लाइंस जो हैं दैट विल बी इक्वल टू 2। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको एक्चुअली डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा। ट्रुथ टेबल के लिए हम क्या करते हैं, दैट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये सेलेक्ट लाइंस या ये कंट्रोल इनपुट्स जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि आउटपुट के ऊपर ये जो सिंगल ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके ऊपर कौन सी वाली इनपुट जो है वो सेलेक्ट होकर आउटपुट पर आएगी। तो लेट्स से हमारे पास 4x1 मार्क्स है, तो इसके अंदर सेलेक्ट लाइंस 2 ही होंगी, तो हम उनका नाम रख लेते हैं S0, यानी यहाँ पर मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, हमने उनका नाम रख दिया D0, D1, D2 एंड D3, और आउटपुट आपके पास एक ही है और सेलेक्ट लाइंस क्या है, 2 है, S0 और S1 हमने उनका नाम रख लिया। तो S0 और S1 हमने इनका नाम रख लिया और आउटपुट्स क्या हो जाएंगी, ये आपकी सिंगल आउटपुट होगी। तो 2 इनपुट्स हैं या 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनकी क्या है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं दैट अगर हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन जो है या कंट्रोल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो 0 0 है, तो हम सेलेक्ट लाइन या इनपुट लाइन D0 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कॉम्बिनेशन 0 1 है तो हम D1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कॉम्बिनेशन जो है वो 1 0 है तो हम सेलेक्ट लाइन D2 सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इनपुट लाइन D2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर कॉम्बिनेशन 1 1 है तो हम D3 सेलेक्ट कर लेते हैं। अपनी आसानी के लिए मैंने सीक्वेंस में सारी की सारी इनपुट्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लिया ताकि मेरे लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएं। अब इसकी इक्वेशन, इसकी बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। बुलियन एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली डिसाइडिंग दैट आपके पास क्या बनेगा इनपुट, लेट्स से दैट वी हैव S0, दैट वी हैव सेलेक्ट लाइन्स सच एज, मेरे पास एक सिंगल आउटपुट है तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी एक ही बनेगी। मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ एक इसकी आउटपुट की बुलियन एक्सप्रेशन। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास एक ही सिंगल आउटपुट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि मेरे पास जो आउटपुट आ रही है D0, D1, D2 एंड D3 ये एक वेरिएबल्स की फॉर्म में है, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी फॉर्म में होने की वजह से हम ये डिसाइड इजीली कर पाते हैं कि हमारे पास आउटपुट पे इक्वेशंस किस तरह से बनेगी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल का मतलब ये है कि D0 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सिमिलरली D1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम इनको, इन चारों वैल्यूज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें चारों की चारों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा इन और सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो हम चारों की चारों वैल्यूज़ को लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, वी हैव फॉर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट एंड D0, ये तीनों आपस में डॉट हो रहे हैं, प्लस सेकंड S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 D1, प्लस थर्ड S0 S1 कॉम्प्लीमेंट D2 प्लस S0 S1 D3, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो सर्किट डायग्राम के लिए हम इनपुट्स लेते हैं S0 S1, राइट, एंड दूसरी बाकी इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास D0 D1 D2 एंड D3 है। नाउ
S0 और S1 दोनों के साथ नॉट गेट तो ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि S0 और S1 दोनों का अक्सर जगहों पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में मैं अगर ये फर्स्ट वाली टर्म इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो S0 और S1 जो है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी ही जगह बन जाए। This is not okay. तो हम S0 और S1 और D0 इन तीनों के साथ एक 3 इनपुट AND गेट लगाते हैं। 3 इनपुट AND गेट की IC का नंबर है 74LS11 एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आ गया S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, D0, राइट। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाली, नेक्स्ट टर्म है, उसके अंदर है S0 कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ से लेंगे एक वायर और S1 एज इट इज़ है एंड थर्ड इनपुट है ये वाली, इसके साथ हम एक AND गेट लगाएंगे S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 एंड D1, राइट। अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस है S0 एंड S1 कॉम्प्लीमेंट, यानी S0 हम एज इट इज़ ले रहे हैं एंड S1 कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ से एक वायर ले लेते हैं एंड D2 हम ले रहे हैं। इन तीनों के साथ भी AND गेट लगेगा, तो ये बन जाएगा S0 S1 कॉम्प्लीमेंट D2। और लास्ट में क्या है कि दोनों की दोनों एग्जैक्टली 1 है, यानी ये मैं एक ले रही हूँ एज इट इज़ और यहाँ से एक ले लेती हूँ S1 एंड दिस इज़ माई D3 और इसके साथ आगे AND गेट लगा देते हैं S0 S1 D3। और इन सब को अब मुझे आपस में OR करना है, तो और क्यों करना है, क्योंकि ये सब के सब आपस में OR हो रहे हैं, ये सब सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना मेरे एंड पर सम अप हो रही हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक 4 इनपुट OR गेट की IC सर्च कर लें, उसका जो भी नंबर है आप वो यूज़ कर लें, या फिर आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है आप उसी तरह कर लें कि दो इनपुट्स को बारी बारी OR करके एंड पर एक और दफ़ा OR करने के बाद आपकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप OR गेट कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं, कौन सी IC यूज़ कर रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रुथ टेबल था, ट्रुथ टेबल हमें ये बता रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन 0-0 है तो आउटपुट के ऊपर D0 सेलेक्ट हो रही है। तो इसको हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स से मेरे पास S0 और S1 दोनों के अंदर 0 पड़ा हुआ है, और फॉर एग्जांपल D0 के अंदर मेरे पास इनिशियली 0 पड़ा हुआ है और D1 के अंदर 1 पड़ा है, D2 के अंदर भी 1 पड़ा है और इसके अंदर 0 पड़ा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि मेरी आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रही है। पहला जो गेट है, गेट नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। गेट नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है, इस IC में मेरे पास S0 और S1 दोनों के अंदर इनपुट है 0, तो मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट होकर S0 भी 1 हो जाएगा और S1 भी 1 हो जाएगा, राइट। तो इस गेट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, 1.1. D0 का 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0। ठीक है, और D1 सेकंड वाले केस में अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास S0 और S1 जो है दोनों के अंदर इनपुट्स हैं 0, तो मेरे पास जहां पर भी दोनों इन और नॉट नहीं हो रहे या कोई एक अगर नॉट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस के अंदर कहीं ना कहीं एक 0 ज़रूर होगा, यानी 1
सेकंड केस के अंदर होगा 1.0.1 और थर्ड गेट के अंदर होगा 0.1.1 और फोर्थ वाले के अंदर होगा 0.0.0। तो इसका मतलब कि सारे के सारे केसेस में मेरे पास आंसर आ रहा है 0 और आउटपुट पे भी 0 ही आएगा। अब ये D0 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है D0 की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब बाकी सब वैल्यूज को मैं चेंज नहीं कर रही, ना D1 को चेंज कर रही हूँ, ना D2 को चेंज कर रही हूँ, ना D3 को चेंज कर रही हूँ। मैं D1 को चेंज कर लेती हूँ 0 से 1। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मेरे पास फर्स्ट जो गेट था इसके अंदर 1.1.1 आ जाएगा, तो आउटपुट पर आ जाएगा 1। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेंगी, वो 0 ही रहेंगी और आउटपुट पे मेरे पास 1 आ जाएगा। सब और होने के 1 को और किया 0 0 0 के साथ, तो आउटपुट पे मेरे पास और ही आएगा। तो एक्चुअली आउटपुट मेरी रिप्रेजेंट कर रही है कि D0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है जब मेरे पास सेलेक्ट लाइंस या कंट्रोल लाइंस की वैल्यू 0 0 है। सिमिलरली अगर मेरी कंट्रोल लाइंस की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो कौन सा वाला गेट ट्रिगर होगा और आउटपुट मुझे एग्जैक्टली D1 देगा या D2 देगा या D3 देगा, वो हमारी कंट्रोल लाइंस डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अगर 0 1 हो जाती है कंट्रोल लाइंस तो मेरे पास आइडियली सेलेक्ट होनी चाहिए क्या, 0 1 अगर सेलेक्ट हो रही है तो D1 सेलेक्ट होगा मेरे पास। तो D1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, चाहे वो 0 पड़ी हुई है चाहे वो 1 पड़ी हुई है, आउटपुट के ऊपर एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, राइट। सो दिस इज what we are trying to suggest in the design of this multiplexer. अब आपकी जो टास्क है वो ये है that आपने इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है इन मल्टीसिम, बट एट द सेम टाइम आपको सजेशन के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ दैट मल्टीप्लेक्सर की एक बिल्ट इन IC होती है 74LS153 N के नाम से भी है और D नाम के नाम से भी है। और ये एक्चुअली क्या है, इसको आप 4x1 मल्टीप्लेक्सर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और 8x1 मल्टीप्लेक्सर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअली है क्या कि आपके पास 2 सेट्स ऑफ इनपुट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, 4 के 2 सेट्स पड़े हुए हैं और आउटपुट के भी 2 सेट्स हैं 1y और 2y। तो आप इसको आप डिपेंड करता है कि आपने इनेबल कौन सा वाला इनपुट सेट किया हुआ है। अगर 1 को कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 वाले को इनेबल करेंगे और अगर 2 वाले को कर रहे हैं तो आप 2 को इनेबल करेंगे। और अगर आपने 8x1 मक्स बनाना है तो इन दोनों को आप इनेबल करेंगे और दोनों के ऊपर आप 8 इनपुट्स लगाएंगे। अब उन 8 इनपुट्स में से ये कंट्रोल लाइन यानी A और B की जो कंट्रोल लाइंस हैं इनके ऊपर आपने क्या अप्लाई किया हुआ है वो डिपेंड करेगा। एक्चुअली दिस शुड नॉट बी एन 8x1, दिस इज अ 4x1 मक्स, क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट लाइंस कंट्रोल लाइंस ही 2 हैं। सो दैट मीन्स कि ये एक्चुअली 4x1 मक्स है जो कि जिसके अंदर 2 सेलेक्ट लाइंस है और ये सेलेक्ट लाइंस का कॉम्बिनेशन आपने इनपुट पे जो भी दिया होगा वो डिसाइड करेगा दैट आप अगर ऊपर वाला सेट यूज़ कर रहे हैं या नीचे वाला सेट यूज़ कर रहे हैं तो उन दोनों में से क्या चीज़ आउटपुट पर आएगी। अगर सेलेक्ट लाइंस का कॉम्बिनेशन 0 0 है तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट वाला ग्रुप यूज़ करें तो 1C0 जो है इसके अंदर जो भी पड़ा होगा वो आपको आउटपुट पे शो होगा। सो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट ये IC ऑपरेट कैसे करती है। अब बिफोर आई गो टू द डिकोडर मैं आपको इनकोडर के बारे में पहले बता दूं। इनकोडर में हम डिकोडर और एनकोडर जो है ये बहुत एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं। इनकोडर क्या होता है? इट इज़ अ सर्किट दैट चेंजेस अ सेट ऑफ सिग्नल्स इनटू अ कोड। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उसके अंदर मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर जो है इनकी एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा है।
जो एनालॉग सिस्टम्स हैं उसके अंदर डिकोडर और इनकोडर की तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट मल्टीप्लेक्सर को हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें वी स्टिल हैव लिमिटेशंस इन दैट. हाउएवर डिकोडर और इनकोडर जो है ये स्पेसिफाइड है फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स. अब इनकोडर क्या है, जिस तरह नाम आपको बता रहा है कि ये एक्चुअली इनकोड कर रहा है, एक सेट ऑफ सिग्नल्स है हमारे पास, उनको इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉलर कोड जनरेट कर रहा है या उसको कन्वर्ट कर रहा है. तो कॉम्बिनेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन सर्किट दैट टेक्स 2 raised to power n इनपुट बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड एनकोड्स इट इनटू n आउटपुट लाइंस. यानी इसके अंदर भी कंडीशन यही है दैट वी हैव टू स्टे लिमिटेड कि आपके पास इनपुट लाइंस जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 2 raised to power n के, और आउटपुट आपके पास n होगी. फॉर एग्जांपल मैं 4/2 एनकोडर बना रही हूँ, राइट. तो एनकोडर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, दैट हमारे पास एक ट्रांसमीटर साइड है फॉर एग्जांपल और एक है रिसीवर साइड. इन दोनों ने कम्युनिकेट करना है यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमीटर साइड के ऊपर हमारे पास हमेशा एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, हम उसको रिसीवर तक पहुंचाते हैं. नाउ इनकोड हम इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक लार्ज साइज्ड डेटा को एक छोटे साइज के कोड में कन्वर्ट कर लिया या इनकोड कर दिया, तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. कुछ इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लार्ज साइज डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो एक इशू तो ये आता है कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो, या जो ट्रांसमिशन लाइन है ये चोक्ड हो जाती है, बिकॉज उसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा अगर हम भेजने की कोशिश करेंगे तो उससे हमने जो ऑलरेडी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स अप्लाई की हुई हैं वो चोक्ड हो जाएंगी, या फिर हम लिमिटेड डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा. और सेकंड क्या इशू होता है कि हम इसमें एरर के चांसेस होते हैं कि अगर हम सारा का सारा डेटा एज इट इज़ ट्रांसमिट कर देंगे तो रिसीवर एंड के ऊपर अगर लेट्स से अगर 10 बिट्स हैं हमने इनपुट पे ट्रांसमिट की हुई, तो अगर उनमें से 5 बिट्स भी करप्ट हो जाती हैं तो आपके पास डेटा जो है वो एग्जैक्टली सही रिसीव नहीं होगा. बट अगर हम एक कोड, यानी मैंने 4 बिट डेटा था उसको 2 बिट कोड में कन्वर्ट कर लिया और वो 2 बिट मैंने ट्रांसमिट किया है, उसमें से अगर एक बिट भी करप्ट हो जाती है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं. समहाउ वी हैव एरर रिकवरिंग कोड्स अवेलेबल एज वेल. तो उसके अंदर गुंजाइश हमारे पास ज़्यादा है रिकवरी की. बट अगर 4 बिट्स में से हाफ अगर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे पास उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम है. सिमिलरली एक और इशू ये होता है कि अगर हम अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें इशू ये होता है दैट अगर कोई समहाउ किसी और चैनल के ज़रिए आपकी स्पूफिंग कर लेता है और आपका इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो सिक्योर्ड नहीं रहता, वो उसका थेफ्ट हो जाता है, तो वो आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बनता है. सो दैट्स वाई वी हैव टू इनकोड लार्ज साइज डेटा इनटू अ स्मॉलर कोड और स्मॉलर या एक लार्ज साइज सिग्नल्स को इनपुट्स को हम एक स्मॉल साइज कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दैट्स आवर पर्पस ऑफ एन एनकोडर. तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी मेरे पास है 4 बिट्स हैं इनपुट पे और मैंने उसको 2 आउटपुट्स में कन्वर्ट किया. तो मेरे पास मैंने इनको नाम दे दिया है D0, D1, D2 एंड D3. ठीक है, और आउटपुट को मैं नाम दे देती हूँ A और B, जिस तरह से आपके मैनुअल में गिवन है. तो मैं अब इनका ट्रुथ टेबल बनाती हूँ. मेरे पास इनपुट्स कितनी है, 4 इनपुट्स हैं, 4, एंड ये है आपकी 2 आउटपुट्स. दिस इज D0, D1, D2 एंड D3, एंड आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो है A और B. नाउ लेट्स सी हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं. मेरे पास है इनपुट्स, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एट अ टाइम एक लाइन एक्टिव है.
ये एनकोडर के लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट है कि एट अ टाइम हम एक ही इनपुट को एक्टिव कंसिडर करते हैं और बाकी सबको हम इनएक्टिव कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए हम D0 को एक्टिव कर लेते हैं और बाकी सबको इनएक्टिव कर लेते हैं। सेकंड केस में हम D1 को एक्टिव कर लेते हैं। थर्ड केस में हम D1 को एक्टिव कर लेते हैं एंड लास्ट में हम D3 को एक्टिव कर लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट सीक्वेंस क्या जनरेट हो रही, फर्स्ट केस में 0 0, सेकेंड केस में 0 1। दूसरा हमारा रेगुलर प्रोसीजर है कि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम 0 0 से स्टार्ट करें। ये हम अपनी मर्जी से कोड जनरेट कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो इस कोड को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसीवर एंड के ऊपर जिसने इस कोड को डी कोड करना है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए दैट इनपुट के या इनकोडिंग एंड के ऊपर कौन सा सीक्वेंस यूज़ किया गया है। तो अपनी आसानी के लिए हम सीक्वेंस वही यूज़ करते हैं जो हमें याद रहेगा। तो हमने थर्ड फोर्थ केस के लिए हमने 1 1 रख लिया। तो अब आपने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है, यानी ये कोड आपने इनपुट का ये सीक्वेंस था, इनपुट सिग्नल ये था और इन 4 इनपुट सिग्नल्स में से हमने जो कोड जनरेट किया ये हमने अपनी मर्जी का एक कोड जनरेट कर लिया। दिस डिपेंड अपॉन दैट हमने एनकोडर को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमने अपना कोड एनकोडर इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे पास जब चैनल 1 या चैनल 0 D0 जो है जब वो एक्टिव है तो हमारा कोड जनरेट हो रहा है 0 0। सिमिलरली जब हमारे पास D1 एक्टिव है तो हमारा कोड जनरेट हो रहा है 0 1 एंड सो ऑन। तो अब हम इसकी बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं। 2 आउटपुट्स मीन्स ये आपकी आउटपुट्स हैं और ये आपकी इनपुट्स हैं, और 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। 2 आउटपुट मीन्स कि आपके पास 2 ही बुलियन एक्सप्रेशंस बनेंगी। तो लेट्स सी हम 0 0 के लिए A और B जब आपके पास 0 0 है तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है इनपुट का। A के लिए मेरे पास है 1 1 यहाँ पर है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है, D0 कॉम्प्लीमेंट D1 कॉम्प्लीमेंट D2, ये D2 है, D2 एंड D3 कॉम्प्लीमेंट, D3 कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड प्लस लास्ट वाला है D0 कॉम्प्लीमेंट D1 कॉम्प्लीमेंट D2 कॉम्प्लीमेंट एंड D3। सिमिलरली आप B के लिए ये 1s हैं तो इसके लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज योर टास्क। टास्क आपकी ये है दैट आपने बुलियन एक्सप्रेशंस कंप्लीट करनी है, इनको वेरीफाई भी करना है और आपने इनकोडर की सर्किट डायग्राम बनानी है। टास्क है आपकी क्या, कंप्लीट योर बुलियन एक्सप्रेशन, और दूसरा आपका टास्क ये है आपने इनकोडर सर्किट डायग्राम बनानी है बेस्ड ऑन जो भी आपकी बुलियन एक्सप्रेशन आई है उसको देखते हुए आपने इनकोडर सर्किट डायग्राम बनानी है, राइट। अब हम आते हैं जी वापस इनकोडर के डिकोडर के सर्किट डायग्राम पे। अब इनकोडर के लिए एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि ये एक आईसी है, दिस इज एन इनकोडर आईसी। ये आपकी इनकोडर आईसी है और ये कौन सी इनकोडर आईसी है, दिस इज एन 8x3 इनकोडर। ये एग्जैक्टली ये साइज नहीं है, तो ये आईसी मल्टीसिम में अवेलेबल है 74LS148। इसके अंदर 8 इनपुट्स हैं और आपके पास 3 आउटपुट्स हैं और बाकी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपने इनकोडर में से जो कोड आपने जनरेट करना है, ठीक है, ये आपका डिपेंड करेगा E1 और E0 पे, यानी आपने एक 3 बिट आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। उसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप ये 74LS148 की डेटा शीट विजिट करें। डेटा शीट आप जब विजिट करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि दैट इनको ये वाली पर्टिकुलर इनकोडर आईसी जो है ये ऑपरेट किस तरह से करती है।
आपने जो है सर्किट डायग्राम जो मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करनी है वो वही करनी है जो आपने बुलियन एक्सप्रेशन को देखकर जो डिराइव करनी है। नाउ अब सेकंड चीज़ है डिकोडर। अब डिकोडर मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनकोडर हम हमेशा जो है ट्रांसमीटर एंड के ऊपर पहले हम कोड को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, और फिर डिकोडर एंड के ऊपर जो कि रिसीवर है आपका, रिसीवर ने आपका जो कोड रिसीव हुआ उसको डीकोड करना है इन द फॉर्म ऑफ जो कि ओरिजिनल डेटा आपने भेजा था। तो अब इसको हम इसका साइज भी अब ये होगा n/2n इसका साइज होगा, और हम इसके अंदर पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहे हैं कि ये 2/4 डिकोडर है। और ये आपके पास इनपुट्स पे A और B नाम का एक कोड रिसीव हुआ, और इस कोड को देखते हुए हमने आउटपुट जनरेट करनी है D0, D1, D2 एंड D3, राइट। तो इनपुट जो है इनको हम कहते हैं एड्रेस लाइंस इन केस ऑफ डिकोडर, और आउटपुट को हम डेटा लाइंस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब डिकोडर एक्चुअली क्या है, ये इसने एक कोड रिसीव किया, इट एक्चुअली चेंजेस अ कोड इनटू अ सेट ऑफ सिग्नल्स, यानी ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू योर डिकोडर। सो अब इसका हम देखते हैं आपका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। ट्रुथ टेबल के अंदर दो इनपुट्स हैं A और B। A और B ये आपकी इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स क्या है D0, D1, D2 एंड D3, राइट। तो इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हमने सीक्वेंस वाइज ही रखा क्योंकि हमने इनकोडर साइड के ऊपर भी सीक्वेंस ही रखी थी। अब डिकोडर को ये ऑलरेडी पता है, ये इन्फॉर्मेशन है दैट कॉम्बिनेशन अगर 0 0 है तो कौन सी लाइन को उसने एक्टिव करना है। तो 0 0 के केस में वो D0 एक्टिव करेगा, 0 1 के केस में वो D1 को एक्टिव करेगा और बाकी सबको इनएक्टिव करेगा। 1 0 के केस में D2 को एक्टिव कर रहा है और बाकी सबको वो इनएक्टिव कर रहा है, एंड लास्ट में वो सिर्फ D3 को एक्टिव कर रहा है। तो अब इसके पास ये आउटपुट्स हो गई। तो आपने बुलियन एक्सप्रेशन इसकी डिराइव करनी है। बुलियन एक्सप्रेशन 4 आउटपुट्स हैं, तो 4 बुलियन एक्सप्रेशंस बनेंगी। फर्स्ट के लिए मैं बना देती हूँ कि D0 है, जब आपका यहाँ सिर्फ यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपने D1 के लिए बनानी है, D2 के लिए बनानी है और D3 के लिए बनानी है, राइट। जब आपने ये चारों इक्वेशंस बना ली तो आफ्टर दैट आपने इन इक्वेशंस को देखते हुए इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। तो आपकी टास्क क्या हुई, complete your Boolean expression and second है आपकी draw the circuit diagram, और इस सर्किट डायग्राम को आपने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई होना चाहिए इन मल्टीसिम। सो दिस कंक्लूड्स दैट वट एवर वी हैड टू डिस्कस। तो बाकी आपकी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लाइक मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन है, डिकोडर की डेफिनेशन, इनकोडर, और लास्ट में मैंने जो आपका ब्लैक बोर्ड है इसका भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट मैंने स्टेप वाइज किस तरह से स्टार्ट किया था। बाकी चीज़ें आई होप दैट वी कैन डिस्कस दिस all of these queries related to this lecture in your upcoming slides. So हम इसको डिस्कस कर लेंगे जो हम आपके ऑनलाइन सेशन होंगे उसमें, एंड फर्दर अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी इश्यूज होते हैं तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई नो दैट थोड़ा सा ये लेंथी था, एंड आई विल ट्राई दैट आपके जितने भी इश्यूज आते हैं उनको हम इजीली रिजॉल्व कर सकें।
देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।